हेलो गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सभी, आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। तो हम लोग सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे। कल हम लोग सितंबर मंथ के ही पढ़े हैं, बट वो द हिंदू पीआईबी नोट से था, ठीक है। और ये जो है, ये एक भैया हैं, बहुत अच्छा नोट्स बनाते हैं और प्रीलिम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है ये। और पता है कि मतलब वो 3-4 बार वो प्री मेंस दे चुके हैं, तो प्री उनका कभी नहीं रुकता है। उनके द्वारा ही नोट्स ये बनाया गया है। बहुत अच्छे से सटीक नोट्स बनाते हैं और ये ज़रूर आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल होगा, बेनिफिट देगा ज़रूर आपकी एग्ज़ाम के लिए भी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे, इसको भी पूरा करेंगे। और ये नोट्स एक कोचिंग से वो जहाँ से पढ़ते हैं वहाँ का, और फिर क्रॉनिकल दोनों मिक्स करके ही नोट्स बनाए हैं वो। तो मंथली ये 24 पेजेस की है और प्लेलिस्ट बनी हुई है सितंबर मंथ की ही हम लोग पढ़ के। और उसको मतलब प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। द पीआईबी हिंदी नोट्स है वो। चलिए, सितंबर करंट अफेयर्स दिया है कि रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025, रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2025, ये इसके बारे में दिया है। क्या दिया है कि भारत की गैर लाभकारी संस्था एजुकेट गर्ल्स को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा में लैंगिक अन्याय को दूर करने के लिए ये रेमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। शाहीना जो है, शाहीना अली मालदीव की हैं, शाहीना अली। इन्हीं को प्लास्टिक प्रदूषण के लिए खिलाफ लड़ाई और मालदीव के समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए दिया गया है। अगला चलते हैं, इसी में दिया है कि फ्लावियानो एंटोनियो एल बिलानु एवा फिलीपींस के हैं। इन्हीं को मानवाधिकारों के लिए काम करने के लिए इनको दिया गया है। फ्लावियानो एंटोनियो एल विलानुएवा फिलीपींस के हैं। थोड़ा नाम ऐसा वैसा है क्योंकि भारतीय नहीं है, इंडियंस नाम है नहीं, तो विदेशियों का नाम ऐसे ही होता है। तो याद रखते हैं, मालदीव के शाहीना अली को मिला है और फिलीपींस के जो फ्लावियानो एंटोनियो है इनको मिला है। आगे चलते हैं, यूएनडीपी के बारे में दिया है। अगला पॉइंट है कि यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार भारत के कर्नाटक राज्य की महिला किसान समूह बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। तो यूएनडीपी इक्वेटर पुरस्कार जो है भारत के किसको, कर्नाटक राज्य की महिला किसान समूह जो बीबी फातिमा है, इनको स्वयं सहायता समूह को प्रदान किया गया है। अगला दिया है क्या कि इसने पारंपरिक खेती को आधुनिक सतत कृषि पद्धतियां से जोड़ा था। कौन? बीबी फातिमा स्वयं सहायता समूह, इन्हीं को मिला है यूएनडीपी इक्वेटर वाला पुरस्कार। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए नया फिटनेस टेस्ट ब्रांको टेस्ट शुरू किया गया है, जो कि रग्बी केंद्रित है। किसकी? रग्बी केंद्रित है। अगला दिया है कि पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया गया। 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। ये 2 से 4 सितंबर तक चलने वाला 3 दिवसीय सम्मेलन है। पीएम मोदी द्वारा नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ है। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि इसरो ने आगामी गगनयान मिशन के लिए पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 1 पूर्ण किया है। इसरो ने आगामी गगनयान मिशन के लिए पैरासूट आधारित मंदन प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट 1 पूर्ण किया है। यह प्रणाली क्रू मॉड्यूल के पृथ्वी के वायुमंडल में पुनर्प्रवेश एवं लैंडिंग के दौरान सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला चलते हैं, कह रहा है कि क्रू मॉड्यूल वह कैप्सूल है जो कि जिसमें मानव उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री बैठते हैं। अगला दिया है, तमिलनाडु वन विभाग ने हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के कोझिका मुत्थी हाथी शिविर में दूसरा समर्पित महावत गांव स्थापित किया है। तो पढ़ लेते हैं कि तमिलनाडु वन विभाग ने हाल ही में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, पूछ देगा कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के कोजिका मुथी हाथी शिविर में दूसरा समर्पित महावत गांव स्थापित किया है। और तो पहला कौन सा है महावत गांव? तो यह पहल मधुमलाई, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। यह पहल मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में स्थापित पहले महावत गांव की सफलता के बाद की गई है। तो कमेंट में क्या ही बताना है, जब पहला बता दिया गया। ये पहल जो है ना मधुमलाई टाइगर रिजर्व, तो पहला पूछ देगा कि महावत गांव कौन सा था, तो पहला मधुमलाई टाइगर रिजर्व के थेप्पाकाडू हाथी शिविर में बनाया गया महावत गांव। और दूसरा तमिलनाडु सरकार द्वारा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में बनाया गया है कोजिका मुथी हाथी शिविर में दूसरा समर्पित महावत गांव बनाया स्थापित किया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों तमिलनाडु में है, ये याद रखना है। चलते हैं आगे,
आगे कह रहा है कि ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया, ये पूछ देगा ऐसे ही कि नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ओडिशा राज्य में मनाया गया है और यह हर वर्ष गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद, यह हर वर्ष गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी तिथि को मनाया जाता है। तो याद रखना है कि कब मनाया जाता है, तो ये ओडिशा में नुआखाई महोत्सव मनाया गया और यह हर गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद भाद्रपद मास की शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है। और अगला दिया है कि अहमदाबाद यानी गुजरात में, अहमदाबाद में आयोजित 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजय बाबू वल्लूरी ने पुरुषों की 79 केजी श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। पूछ देगा कि राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुआ, तो आयोजन इसका तो अहमदाबाद गुजरात में हुआ। आयोजन कहाँ हुआ, अहमदाबाद गुजरात में हुआ। और किसको मिला है इसमें, तो अजय बाबू वल्लूरी को स्वर्ण पदक मिला है, मतलब स्वर्ण पदक जीते हैं ये अजय बाबू वल्लूरी। और पुरुषों की कितने श्रेणी में, तो पुरुषों की 79 केजी, ठीक है, 79 केजी श्रेणी में इन्होंने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट दिया है कि हरियाणा ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। ऐसे ही पूछ देगा कि जो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है किस राज्य से संबंधित है, तो दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना ये हरियाणा राज्य से संबंधित है। ये महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए महिलाओं के लिए एक्शन लिया गया, महिलाओं के लिए योजना तैयार किया गया, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना हरियाणा राज्य में। राज्य की हर पात्र महिला को हर महीने 2100 रुपये की मदद दी जाएगी। तो इस मतलब योजना के तहत, जो कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है, इस योजना के तहत महिलाओं को क्या दिया जाएगा, तो हर महीने 2100 रुपये की मदद दी जाएगी। अब दिया है आगे कि कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 50 स्वर्ण सहित 99 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से इसको कि कजाकिस्तान के श्यामकेंट में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप। सबसे पहली बात तो क्वेश्चन बनेगा कि 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 वाला कहाँ हुआ, 16वां वाला तो ये कजाकिस्तान के श्यामकेंट में हुआ है आयोजन इसका। तो 50 स्वर्ण सहित यानी 50 स्वर्ण जीते हैं और ये 99 पदक जीतकर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आगे देखते हैं, आगे दिया है कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च किया है। आदिवाणी का बीटा संस्करण लॉन्च करने वाला भारत सरकार का जनजातीय कार्य मंत्रालय है और यह भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषाओं का अनुवादक है। सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग पिछले वाले में भी पढ़ चुके थे कि आदिवाणी क्या है, तो ये जनजातियों के लिए AI संचालित जनजातियों के लिए भाषाओं का अनुवादक है, ठीक है, और ये भारत का पहला है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिया है कि बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की है। किसने, तो बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की है। इसका अभी महिलाओं के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ऊपर हरियाणा राज्य था। इसी तरह देखिए, तो बिहार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना प्रारंभ की है। इसका उद्देश्य हर परिवार की एक महिला को वित्तीय सहायता प्रदान स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना है। यानी कि इसका उद्देश्य कि हर परिवार में जो एक महिला है, हर परिवार में एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वयं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए। योजना के तहत महिला उद्यमियों को अपनी पसंद के व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या पहली किस्त में 10,000 रुपये दी जा रही हैं। यानी कि जो हम लोग बिहार वाला पढ़े हैं, बिहार की जो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना है, तो बिहार का ये उद्देश्य है, बिहार राज्यों का ये बनाया गया है, इस योजना के उद्देश्य के रूप में बताया गया है कि जो भी हर परिवार में एक महिला होगी, एक महिला को वित्तीय सहायता दी जाएगी कि वो अपने मनपसंद की स्वरोजगार को स्टार्ट कर सके, है ना, और स्टार्ट कर सके व्यवसाय शुरू करें अपने मनपसंद का। और इसके तहत क्या है कि पहली किस्त में उसको 10,000 रुपये दी जाएगी महिलाओं को, ठीक है। बिहार द्वारा ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है योजना। नेक्स्ट दिया है शिफ्टिंग स्टेट यानी वह राज्य होता है जिसकी शक्ति, प्रभाव और प्राथमिकताएं समय के साथ बदलती रहती है। दिया है ये पॉइंट है कि शिफ्टिंग स्टेट वह राज्य होता है जिसकी शक्ति, प्रभाव, प्राथमिकताएं समय के साथ क्या हो रही है, बदलती रह रही है, चेंज होती जा रही है। और ये आर्थिक, सैन्य, तकनीकी, राजनीतिक कारकों के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी भूमिका बदलते हैं। यानी कि जो राज्य, जो स्टेट वही होता है जैसे कि जो अत्यंत ही पिछड़ा हुआ है, ठीक है, और वो अपने ग्रोथ पे मतलब कि धीरे धीरे विकसित होता जा रहा है, ठीक है।
डेवलपमेंट वहाँ पे जारी है, थोड़ी थोड़ी ही परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन होता रह रहा है। और किस किस क्षेत्रों में, तो आर्थिक में, सैन्य में, तकनीकी में और राजनीति के क्षेत्र में, इन सब में मतलब भागीदारी भी बढ़ती जा रही है, तो उसी को शिफ्टिंग स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारतीय सेना के बारे में पढ़ते हैं कि भारतीय सेना ने और अरुणाचल प्रदेश के उच्च ऊंचाई वाले रणनीतिक क्षेत्रों में युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है। तो इसको याद रखेंगे कि भारतीय सेना जो है अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले रणनीतिक क्षेत्रों में युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया है। अब ऐसे ही पूछता है कि जो ऊंचाई वाले कहाँ पे मतलब ये हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में क्या किया है, तो युद्ध कौशल 3.0 नामक बहुक्षेत्रीय अभ्यास संपन्न किया है भारतीय सेना ने। अब पूछ देगा नेक्स्ट दिया है ये कि एयर मार्शल संजीव घुराटिया ही है शायद, और ये इन्होंने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस का कार्यभार संभाला है। याद रखना है कि एयर मार्शल जो संजीव घुराटिया हैं, इन्होंने भारतीय वायुसेना मुख्यालय में एयर ऑफिसर का चार्ज मेंटेनेंस का इन्होंने कार्यभार संभाला है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विश्व हृदय दिवस हम लोग पढ़े थे कल भी, तो विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व हृदय दिवस। नेक्स्ट दिया है टीसीए कल्याणी ने महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार ग्रहण किया है। तो ये संभाला किसने है, टीसीए कल्याणी ने महालेखा यानी सीजीए की मतलब पदभार मतलब की संभाला है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्धाभ्यास 2.0 वाह सॉरी 21वां लिखा है, यानी कि अब से पढ़ते हैं इसको कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण अमेरिका के अलास्का स्थित फोर्ट वेनराइट में आयोजित किया गया है। 1 से 14 सितंबर 2025 तक आयोजन हुआ है। तो थोड़ी सी मेरी राइटिंग तो है नहीं, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत होगी दूसरे की राइटिंग पढ़ने में, तो आप लोग एडजस्ट करिएगा, ठीक है। तो पढ़ते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है युद्ध अभ्यास। इसका मतलब कौन सा संस्करण है 2025 का, तो ये 21वां संस्करण है। कहाँ हुआ है, तो अमेरिका के अलास्का में स्थित फोर्ट वेनराइट, हम लोग कल भी पढ़े थे, फोर्ट वेनराइट में आयोजित किया गया है 1 से 14 सितंबर 2025 तक। नेक्स्ट चलते हैं कि टोपोलॉजिकल इंसुलेटर एक ऐसा विशेष पदार्थ है जो अंदरूनी तौर पर विद्युत चालक नहीं होता, लेकिन इसके सतही स्तर पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बिना अवरोध के होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार पदार्थ की टोपोलॉजिकल संरचना से नियंत्रित होता है, जो क्वांटम यांत्रिकी और समय पारस्परिकता संरक्षण के नियमों पर आधारित है। अगला चलते हैं, अगला दिया है कि इस पदार्थ का प्रयोग इन कंप्यूटर और उपकरणों में किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम और स्पिन विशेषताओं पर काम करते हैं। अगला दिया है पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी गई है। ऋण अवधि को 21 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। यानी कि जो पीएम स्वनिधि योजना का ऋण अवधि था 21 दिसंबर 2024 तक था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा के अब 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है पीएम स्वनिधि योजना। 31 दिसंबर 2024 से बढ़ा के 31 मार्च 2030 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट इसी में दिया है कि इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। यानी कि इस योजना का कुल परिव्यय कितना है, तो 7,332 करोड़ रुपए। और इस योजना का कार्यान्वयन आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्तीय सेवा विभाग की संयुक्त जिम्मेदारी होगी। अच्छा, ये पूछ देगा कि इसमें कौन कौन से ऐसा पूछता है कि इस योजना के लिए मतलब कौन चलाएगा, कौन क्रियान्वित करेगा, तो ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है और वित्तीय सेवा विभाग है। इन दोनों ने मिलकर इस पीएम स्वनिधि योजना को क्रियान्वित करेंगे। उसके बाद है पहली किस्त के ऋण को 10,000 से बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। पहली किस्त के ऋण को 10,000 से बढ़ा के 15,000, जबकि दूसरी किस्त के ऋण को 20,000 से बढ़ा के 25,000 कर दिया गया। यानी पहले याद रखना है कि पीएम स्वनिधि योजना जो थी ना, यहाँ दिया है ना, कहाँ गया पीएम स्वनिधि योजना, हाँ, इसी के तहत बोल रहा है कि पहली किस्त में 10,000 दिया जाता था, तो इसको बढ़ा के 15,000 कर दिया गया। और जो दूसरी किस्त में 20,000 रुपये दिए जाते थे, अब इसको बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं कि तीसरी किस्त भी है, तो तीसरी किस्त 50,000 पर अपरिवर्तित है, यानी इसको परिवर्तित नहीं किया गया है। पहले भी ये दिया जाता था 50,000 रुपये, और अभी भी 50,000 ही तीसरे किस्त में दिया जा रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं
कि भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ EFTA इफ्टा के साथ एक व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ वो किया है, क्या किया है, व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो जो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है, इसने मतलब इसी में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein एवं नॉर्वे शामिल है। इसमें 4 देश है, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और लिechtenstein और नॉर्वे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अशोधित जन्म दर यानी क्रूड बर्थ रेट, अब देखते हैं कि 2022 में 19.1 से घटकर 2023 में 18.4% हो गया है, यानी 19.1% से घटकर कितना हो गया है, 18.4 हो गया है राष्ट्रीय अशोधित जन्म दर, ठीक है। सर्वाधिक बिहार में यानी 25.8 और न्यूनतम तमिलनाडु में 12% है। तो जन्म दर जो है ये देखते हैं, अशोधित जन्म दर दिया है ना कि सबसे सर्वाधिक जन्म दर जो है कहाँ पे, तो बिहार में है। और सबसे कम जन्म दर की बात करें तो ये तमिलनाडु में 12 है, और 25 12 दूनी 24 यानी डबल, लगभग डबल ही सर्वाधिक यहाँ पे बिहार में है, याद रखना है। कुल प्रजनन दर 2023 में 1.9 तक गिर गई है। तो कुल प्रजनन दर पूछ देगा कि 2023 में कि मतलब रिपोर्ट तो देगा तो भले ही 2023 का है, लेकिन ये 2025 वाले 26 वाले कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो 1.9 ही लिखेंगे 2023 का रिपोर्ट। नेक्स्ट है जीएसटी में अब कुल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। देख लेते हैं कि लग्जरी और हानिकारक वस्तुओं पर 40% टैक्स लगेगा, यानी कि अब जीएसटी में अब केवल 2 स्लैब होंगे, कौन कौन से, 5% और 18%। और लग्जरी के आइटम्स में जो भी लग्जरी है, लग्जरी सामान, हानिकारक वस्तु जो भी हैं, ये इन सब पे 40% टैक्स लगेगा। अगला दिया है केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने हिंसा प्रभावित राज्य में शांति वाहन को के उद्देश्य से कुकी जो विद्रोही समुदाय के साथ पुनर्निर्धारित नियम और शर्तों के आधार पर एक ऑपरेशन निलंबन समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने, तो केंद्र सरकार और मणिपुर सरकार ने। अगला दिया है 1 सितंबर 2025 से संसद द्वारा पारित विदेशी एवं आप्रवासन अधिनियम 2025 लागू हो गया है, जिसने आप्रवासन संबंधी कानूनों को स्वीकृत कर दिया है। असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। हाँ, ये बोल रहा है, हेलो, हाँ, तो असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। कहाँ पे, तो असम में, ठीक है। देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 6 से कहाँ पे, तो असम में। 6 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 6 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस, जो कि पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल असम में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन कपास किसान ऐप लॉन्च किया है। इसे भारतीय किसान निगम द्वारा विकसित किया गया है। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री ने मोबाइल एप्लीकेशन कपास किसान ऐप लॉन्च किया है और इसे भारतीय कपास निगम द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट दिया है कि यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है, यानी कि जो यूक्रेन ने फ्लेमिंगो नामक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किया है। अब पूछ देगा कि फ्लेमिंगो नामक नई क्रूज मिसाइल का अनावरण किसने किया है, तो यूक्रेन ने किया है। इसका आंसर होगा कि यूक्रेन ने किया है। नेक्स्ट दिया है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री ने पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अंगीकार 2025 अभियान का शुभारंभ किया है। और यह PMAY यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए आउटरीच अभियान है। अगला देखते हैं, पापुआ न्यू गिनी के बारे में दिया है कि पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना बैंड ने पोर्ट मोरेस्बी में भव्य सैन्य संगीतमय प्रस्तुति में भाग लिया, जो भारतीय नौसेना के पोत कदमत पर सवार होकर आयोजित किया गया। हाँ, चलिए अगला दिया है इसमें कि हाइब्रिडोमा वह कृत्रिम रूप से निर्मित कोशिका होती है जो बी लिम्फोसाइट और मायोलोमा कैंसर कोशिका के मेल से बनाई जाती है। ये याद रखना है कि जो हाइब्रिडोमा वह कृत्रिम रूप से निर्मित कोशिका होती है जो कि बी लिम्फोसाइट और मायोलोमा जो कि मायोलोमा को कोशिका के मेल से बनाई जाती है। नेक्स्ट इसमें दिया है कि यह कोशिका लंबे समय तक जीवित रह सकती है और विशिष्ट मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का निरंतर उत्पादन करती है। हाइब्रिडोमा तकनीक चिकित्सा अनुसंधान, रोग निदान और प्रतिरक्षा चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है, 25 सितंबर को।
तो 25 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, दे रहा है ये कि आयकर अधिनियम 2025 में आकलन वर्ष दो और पिछले वर्ष के स्थान पर कर वर्ष की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। समुद्र की एक दुर्लभ प्रजाति ब्लू ड्रैगन, के बड़ी संख्या में तटों पर बहकर आने के कारण स्पेन के कई समुद्र तट हाल ही में बंद करने पड़े हैं। यानी कि समुद्र की एक दुर्लभ प्रजाति ब्लू ड्रैगन के बड़ी संख्या में तटों पर बहकर आने के कारण स्पेन के कई समुद्र तट हाल ही में बंद करने पड़े हैं। ब्लू ड्रैगन बहुत सारी ये दुर्लभ प्रजाति है, समुद्र के किनारे तट पर बहकर आ गई थी, इस वजह से बंद किया गया। आगे देखते हैं, और यह एक असामान्य घटना है क्योंकि यह जीव सामान्यतः उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाए जाते हैं, न कि भूमध्य सागर में पाए जाते हैं। तो ये एक असामान्य घटना है और दुर्लभ प्रजाति है ब्लू ड्रैगन, और यहाँ पे आए हैं तो स्पेन के समुद्र तटों पर। तो ये देखते हैं आगे की, ये बोल रहा है कि असामान्य घटना है क्योंकि कि जो ब्लू ड्रैगन है ना, ये जो प्रजाति है उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है, ना कि भूमध्य सागर में पाई जाती है। तो दुर्लभ असामान्य घटना ही तो है कि भूमध्य सागर में आई है। देखते हैं आगे, नेक्स्ट कह रहा है कि जियो स्पेशियल तकनीक वह विज्ञान और उपकरणों का क्षेत्र है जो पृथ्वी की सतह और उसके पर्यावरणीय तत्वों का अध्ययन, मानचित्रण, विश्लेषण और दृश्यावलोकन करता है। सिकल क्षेत्र विकार एक आनुवंशिक रक्त विकार है जिसमें आरबीसी सामान्य गोल आकार की जगह हंसिये के आकार की हो जाती है। ये हंसिया कैसा होता है, मतलब हंसिया यानी कि जो काटने वाला होता है, ऐसे हंसिये की आकार की हो जाती है। उसके बाद है, देखते हैं कि इससे रक्त प्रवाह में रुकावट होती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत हो जाती है। तब सीधा रहेगा तो ऑक्सीजन पहुंच ही जाएगा। अब जैसे हंसी की आकार यानी मुड़ जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी अब ब्लड संचरण में, रक्त प्रवाह में। तो आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे की न्यूज़ है कि भारतीय फिल्म निर्माता जो अन्नपूर्णा राय, इन्होंने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में ओरिजोंटो श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है कौन? भारतीय फिल्म निर्माता अन्नपूर्णा राय ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव में क्या जीता है? ओरिजोंटो श्रेणी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता है। उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं की कहानी दर्शाती है। मतलब उनकी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज मुंबई में हुई, जो मुंबई में दो प्रवासी महिलाओं की कहानी को दर्शाती है। इन्हीं के रूप में इनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला ओरिजोंटो श्रेणी में। ये 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो वेनिस में। और ये जो है ये भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? अन्नपूर्णा राय को मिला है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली ने गुयाना में राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होकर जीत हासिल की है। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें पूछेगा सबसे पहली बात कि गुयाना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेता मोहम्मद इरफान अली बने हैं। लेकिन नए तो बने हैं बट ये पहले भी रह चुके थे, यानी पुनः निर्वाचित हुए हैं। और कहाँ के? तो गुयाना के राष्ट्रपति बने मोहम्मद इरफान अली। और ये किस पार्टी के नेता है? तो पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता हैं, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पीएम मोदी ने बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम की शानदार जीत पर बधाई दी है। यानी सबसे पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें लाइन कौन सी बनेगी कि एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये बिहार के राजगीर में आयोजन हुआ और यहीं पे पुरुष हॉकी टीम की शानदार, यानी पुरुष हॉकी टीम ने जीत हासिल कर ली थी। और किसको हराया था? दक्षिण कोरिया को हरा के जीता है। भारत ने अपना चौथा एशिया कप खिताब जीता था, अपने नाम किया है। अब हम कल बता चुके थे, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कल हम बताए थे कि एशिया कप कब भारत ने जीता है। एक तो 2008 में, और एक 2017 में, और एक 2025 में। लेकिन और एक हमको याद नहीं आ रहा है कि 3 तो हो गया, लेकिन ये चौथा है ना, तो एक और कब जीता था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो भारतीय जो टीम है गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया और भारत ने अपना चौथा एशिया कप खिताब अपने नाम किया है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को मनाया जाता है। आगे चलते हैं, रुकिए 1 मिनट। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या दिया है। यूपीआई के बारे में दिया है, देख लेते हैं कि यूपीआई
एकीकरण परियोजना का उद्देश्य वैश्विक डाक नेटवर्क को भारत की यूपीआई प्रणाली से जोड़कर सीमा पार प्रेषण को तेज, सुरक्षित और सुलभ बनाया है यूपीआई यू एकीकरण ने, ठीक है, एकीकरण परियोजना ने। अब देखते हैं सुपर कंडक्टिविटी पदार्थों की वह विशेष अवस्था है जिसमें किसी निश्चित न्यूनतम तापमान क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे ठंडा करने पर उनका विद्युत प्रतिरोध पूरी तरह समाप्त हो जाता है और वे बिना किसी ऊर्जा के हानि के विद्युत का संचालन करते हैं। तो सुपर कंडक्टिविटी पदार्थ के बारे में पढ़ें। और अगला देखते हैं हम लोग त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद हिमाचल प्रदेश पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला चौथा राज्य बन गया है। तो आपसे पूछेगा कि साक्षर राज्य की पहले कौन सा साक्षर राज्य बना? तो त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद सबसे पहले त्रिपुरा जो है हासिल किया साक्षरता, दूसरा मिजोरम, तीसरा गोवा और चौथा कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश बना है चौथा नंबर का। 4 हो गए, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और हिमाचल प्रदेश। त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा और हिमाचल प्रदेश, HP पंजाब के पास जो हिमाचल प्रदेश है वो उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं पोप लियो ने गॉड इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने वाले किशोर कार्लो एक्यूटिस को पहला मिलेनियम संत घोषित किया है। पोप लियो ने गॉड इन्फ्लुएंसर के रूप में जाने जाने वाले जो किशोर कार्लो एक्यूटिस हैं इनको पहला मिलेनियम संत घोषित किया है। आगे चलते हैं। 1991 में जन्म हुआ इनका, 2006 में ल्यूकेमिया से मृत्यु हुई। आगे, भारतीय नौसेना ने 11वां एम्यूशन कम टॉर्पेडो क्या लिखा ये टॉर्पेडो कम मिसाइल बार्ज लिखा है 25 AM 25 का जलावतरण किया है। अगला देखते हैं कि भारतीय सशस्त्र बलों की एक टुकड़ी बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जापद 2025 में भाग लेने के लिए रूस रवाना हुई है। अगला देखते हैं, इसमें दिया है कि यह अभ्यास 10 से 16 सितंबर 2025 तक निजनी के मूलिनो प्रशिक्षण मैदान रूस में आयोजित हो रहा है। तो ये कहाँ हो रहा है? तो रूस में हो रहा है कब से कहाँ पे? तो निजनी के मूलिनो प्रशिक्षण मैदान में हो रहा है रूस में, और 10 से 16 सितंबर 2025। अगला देखते हैं, एम्स नई दिल्ली ने उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। तो पूछेगा कि किस एम्स ने, यानी एम्स नई दिल्ली ने जो है उन्नत दा विंची सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं, उद्घाटन किया है। अगला क्या दे रहा है कि बायोमिलिट्री होगा ना, मिलिट्री लिखा है, या जैवानुकृति प्रकृति से प्रेरित विज्ञान है जो मानव समस्याओं का समाधान करता है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि प्रकृति ने समय के साथ विभिन्न समस्याओं के सबसे कुशल और अनुकूल समाधान विकसित किए हैं। अगला देखते हैं, अगला दे रहा है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो इन स्पेस न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो इन स्पेस और HAL हाल के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 सितंबर को मनाया जाता है। और एक ये न्यूज़ हमको इंपॉर्टेंट लग रही है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसरो और इन स्पेस और हाल के बीच लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए हस्ताक्षर हुआ है, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। चलते हैं, और ये 23 सितंबर को क्या मनाया जाता है? सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि पहले अभी इसी क्लास में पहले बता चुके हैं। अगला दिया है कि ज्ञान भारतम पहल जो है भारत की पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, डिजिटलीकरण और वैश्विक प्रसार के लिए समर्पित है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृति यानी वीटा वर्जन का शुभारंभ किया है। पूछ देगा किस मंत्रालय ने? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। किस अवसर पे? तो राष्ट्रीय सम्मेलन आदि कर्मयोगी अभियान के अवसर पर आदि संस्कृति यानी वीटा वर्जन का शुभारंभ किया। यह पहल दुनिया का पहला जनजातीय संस्कृति के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय मानी जा रही है। अगला दिया है कि भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी सहयोग परिषद देशों के साथ आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दाह में साजेक्स 2025 की शुरुआत की है। तो भारत ने सऊदी अरब और खाड़ी देश जो भी हैं, खाड़ी सहयोग परिषद, उन सब देशों के साथ आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जेद्दाह में साजेक्स 2025 की शुरुआत की है। अमित शाह ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। तो किसने किया है? तो ये अमित शाह जो है ये
अमित शाह फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अगला दिया है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य है क्या? यात्रियों विशेषकर भारतीय नागरिकों और भारत के विदेशी नागरिकों के लिए आव्रजन प्रक्रिया को तेज, सुगम और सुरक्षित बनाना इनका उद्देश्य है। ये फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम जो शुभारंभ किया अमित शाह, इसका उद्देश्य था। उसके बाद दे रहा है कि केंद्रीय रेल मंत्री ने कश्मीर घाटी वडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। सबसे बड़ी बात, रेल मंत्री कौन है तो अभी कमेंट में बताएंगे। केंद्रीय रेल मंत्री ने कश्मीर घाटी जो है बडगाम से दिल्ली, मतलब कश्मीर घाटी के बडगाम से दिल्ली के आदर्श नगर तक दैनिक पार्सल ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। अगला देखते हैं कि सुपरसोनिक स्टार्ट यानी स्टार मिसाइल एक स्वदेशी उच्च गति वाली मिसाइल है जिसे भारत के सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण के लिए यथार्थवादी खतरों का अनुकरण करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो कौन से सुपरसोनिक स्टार्ट मिसाइल? अगला देखते हैं कि पीएम मोदी ने मिजोरम की पहली रेलवे लाइन बेराबी सेरांग ब्रॉड गेज परियोजना का उद्घाटन किया है। तो जो मोदी जी हैं, इन्होंने मिजोरम की पहली रेलवे लाइन है मिजोरम की, कौन सी? तो बेराबी सेरांग ब्रॉड गेज परियोजना, इसका उद्घाटन किया है, जो राज्य की कनेक्टिविटी यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। पहली है तो क्षण ऐतिहासिक होगी ही। और यह असम मिजोरम सीमा पर बेराबी से सेरांग तक कनेक्टिविटी का विस्तार करता है, जो आइजोल से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। आइजोल से कितनी किलोमीटर दूर है? तो 20 किलोमीटर दूर है। अगला देखते हैं, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के निकट समुद्री तट पर स्थित एरीमिट्टी डिबालू यानी लाल रेत के टीले हैं। एरीमिट्टी डिबालू जो लाल रेत के टीले हैं, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। इनकी अस्थायी नहीं है, अस्थायी सूची में। दो अस्थायी, एक अस्थायी सूची होती है, तो अस्थायी सूची में शामिल किया गया। किसको? तो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में जो ये समुद्री तट पर स्थित है एरी मिट्टी डिबालू, जिसे लाल रेत के टीले भी कहते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि लिख रहा है कि एपीजेनोटिक्स जीन के उपक्रम में कोई परिवर्तन किए बिना जीन की अभिव्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। तो एपीजेनोटिक्स क्या है? तो जीन के उपक्रम में कोई परिवर्तन किए बिना जीन की अभिव्यक्ति में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन है। ये परिवर्तन डीएनए पर रासायनिक टैग के जुड़ने से होते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि कौन से जीन कब और कैसे सक्रिय होंगे। इसके बारे में एथीजेनोटिक है कि एपीजेनोटिक्स, ऐसा ही है, एपीजेनोटिक्स जीन। अब देखते हैं आगे, लिखा है कि कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अंद्रोत को नौसेना को सौंपा गया है। तो ये जो कोलकाता स्थित है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज अंद्रोत को नौसेना को सौंप दिया गया है। और अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया है। अगला दिया है कि अमित शाह ने अहमदाबाद के नारनपुरा में वीर सावरकर खेल परिसर का उद्घाटन किया, ये कर लिए थे। आगे दिया है इथियोपिया के पीएम अन्नी अहमद ने ब्लू नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध का उद्घाटन किया। तो इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे? सबसे पहली बात कि इथियोपिया के पीएम कौन? अन्नी अहमद है। अन्नी अहमद, ये ब्लू नील नदी पर क्या किया? अफ्रीका के ब्लू नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनाई है, उद्घाटन किया है। कौन सा है? तो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध का उद्घाटन किया है अन्नी अहमद ने। नेक्स्ट है, भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित पहली बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए उद्योग भागीदारों को शामिल करने हेतु लाइसेंस जारी किए गए हैं। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित है, ये पहली बहुचरणीय मलेरिया वैक्सीन है। एडफाल्सी वैक्स के निर्माण में व्यवसायीकरण में उद्योग भागीदारों के शामिल करने हेतु लाइसेंस जारी कर दिए हैं। और लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ, यूपी के लखनऊ में। इसके वैज्ञानिकों ने यूरोटोमा पुष्प को यूस्टोमा है कि यूरोटोमा है, यूस्टोमा पुष्प को ओडिशा में उगाने में सफलता प्राप्त की है। कौन? लखनऊ की जो राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे? तो ये ओडिशा में उगाने में सफलता हासिल की है।
और यह एक उच्च मूल्यवान सजावटी फूल है। अच्छा, यह एक उच्च मूल्यवान सजावटी फूल है और ओडिशा में उगाने में सफलता हासिल की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। दिया है कि मैसनर प्रभाव वह घटना है जिसमें जिसमें कोई पदार्थ जब सुपर कंडक्टिंग अवस्था में पहुंचता है तो वह अपने अंदर मौजूद चुंबकीय क्षेत्र को पूरी तरह बाहर निकाल देता है। इसका मतलब है कि सुपर कंडक्टर में न केवल विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है बल्कि वह पूरी तरह चुंबकीय क्षेत्र को भी नहीं घुसने देता और एक आदर्श डायोमैग्नेटिक पदार्थ की तरह व्यवहार करता है। यही दिया है। आगे चलते हैं। चीन के बेइदा में आयोजित 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है। तो इतिहास चीन के जो बेइदा में आयोजित 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत ने इतिहास रच दिया है। दो भारतीय एथलीटों, एक तो आनंद कुमार है, दूसरा कृष्ण शर्मा है। तो आनंद और कृष्ण ऐसे याद रखते हैं, आनंद और कृष्ण ने अपने 2 वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए पहला विश्व चैंपियनशिप खिताब सुनिश्चित किया है स्केटिंग के मामले में। ठीक है, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप जो कि चीन के वेइदाइहे में हुआ था। चीन के वेइदाइहे में हुआ था और भारत के 2 एथलीट कौन कौन जीते हैं, एक आनंद है और एक कृष्ण है और ये दोनों वर्गों में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। 2 स्वर्ण पदक जीतकर ये भारत के पहले विश्व चैंपियनशिप खिताब जीते हैं। अगला चलते हैं। दिया है कि अल्बानिया ने दुनिया के पहले एआई संचालित मंत्री डिएला को नियुक्त किया है। यानी कि एआई संचालित मंत्री कौन है, डिएला। एआई संचालित मंत्री को भी बना लिया है। दुनिया के पहले एआई संचालित मंत्री डिएला को नियुक्त करने वाला अल्बानिया है, अल्बानिया। आगे देखते हैं। यूएसए, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अपना संयुक्त वायु और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। यानी पूछेगा कि फ्रीडम एज ये जो नौसैनिक अभ्यास है किसके बीच होता है, यूएसए और दक्षिण कोरिया और जापान। ये दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जेजू द्वीप कहाँ है, तो ये दक्षिण कोरिया में। ठीक है। डेनियल कैट्ज आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक बने हैं, डेनियल कैट्ज। डेनियल कैट्ज नाम रखते हैं याद हम लोग। डेनियल कैट्ज जो है आईएमएफ के पहले उप प्रबंध निदेशक बने हैं, प्रस्तावित है अभी। अगला दिया है कि जल शक्ति मंत्रालय ने पंचायती राज मंत्रालय के सहयोग से नई दिल्ली में सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया। सबसे पहली बात कि कहाँ किया, नई दिल्ली में किया। कौन मंत्रालय ने, जल शक्ति मंत्रालय ने। किसके साथ, पंचायती राज मंत्रालय के साथ। क्या किया है, कौन सा सम्मेलन, तो सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन। केंद्रीय विषय रखा गया है विकसित ग्राम से विकसित भारत, विकसित ग्राम से विकसित भारत। अगला दिया है कि व्हाइट गुड्स से तात्पर्य बड़े घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है जो घर में उपयोग होते हैं, जैसे एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, एलईडी लाइट्स, टीवी वगैरह है। तो ये व्हाइट गुड्स से तात्पर्य बड़े घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से है जो घर में उपयोग होते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी लाइट्स आदि। इनको व्हाइट गुड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये उपकरण सफ़ेद रंग में ही बेचे जाते थे, इसलिए कहा जाता है। उसके बाद दिया है अगला कि पीएम मोदी ने असम के गोलाघाट जिले में भारत का तथा विश्व का पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया। हम लोग कल पढ़े थे बांस के बारे में कि बांस के बारे में कौन कौन सी नीति आई थी, जो कि इसको बांस के को वृक्ष के कैटेगरी से हटा के किस कैटेगरी में, घास के कैटेगरी में डाल दिया है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, कल वाले लेक्चर्स में मैंने डाले हुए हैं, सितंबर के पढ़ रहे थे उसी टाइम। तो पीएम मोदी जो है ये असम के गोलाघाट जिले में भारत का तथा विश्व का पहला, तो भारत का भी पहला, विश्व का भी पहला बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं। महाराष्ट्र में बंजारा समुदाय ने अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग पढ़े थे ना कि जो बंजारा समुदाय कहाँ, तो महाराष्ट्र में। इसने क्या कर रहे हैं बंजारा समुदाय कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की कैटेगरी में हमें रखा जाए, इसकी मांग कर रहा है ये बंजारा समुदाय। केंद्र सरकार ने स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार अभियान की शुरुआत की है। किसने, केंद्र सरकार ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है। महिलाओं, किशोरियों, बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा और पोषण सेवाओं को मजबूत करना है। अगला दिया है कि एनेबलिंग तकनीक वह तकनीक है जो अन्य नई तकनीकों, उत्पादों या सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन को संभव बनाती है।
एनेबलिंग तकनीक वह तकनीक है जो नई तकनीक और उत्पाद सेवाओं के विकास और कार्यान्वयन को संभव बनाती है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है सुशीला कार्की, देश की पहली महिला पीएम बनी। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो सुशीला कार्की थी वो देश की पहली महिला पीएम बनी है नेपाल में ही। मतलब ऐसे याद रखते हैं कि सबसे पहले वो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। कौन? सुशीला कार्की थी। जो सुशीला कार्की हैं ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी, किसकी? नेपाल की ही। अब वो मुख्य न्यायाधीश, पहली मुख्य न्यायाधीश पदवी के साथ साथ देखिए तो ये देश की पहली महिला पीएम भी बन गई है, यानी नेपाल की पहली महिला पीएम भी बन गई और नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश, सुशीला कार्की। आगे देखते हैं कि भारतीय नौसेना का नवीनतम स्वदेश निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल डीएसवी आईएनएस विस्तार हाल ही में सिंगापुर में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है। भारतीय नौसेना का जो आईएनएस निस्तार है, याद रखना है, आईएनएस निस्तार। चलते हैं, ये सिंगापुर में आयोजन हो रहा है बहुराष्ट्रीय अभ्यास, उसी में ये भाग ले रहा है। कौन सा? पैसिफिक रीच 2025 में आईएनएस निस्तार भारत की ओर से। अगला चलते हैं, दिया है कि नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कि भारतीय शहर चेन्नई जो है ये 2027 में 5वें वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 2027 में ये चेन्नई जो है वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा और यह निर्णय 2025 में रोम में आयोजित चौथे CGGS में लिया गया है, यानी कि ये चौथे में लिया गया है। CGGS का मतलब है कि वैश्विक तटरक्षक शिखर सम्मेलन, ठीक है, और ये चौथे में लिया गया है। कहाँ चौथा हुआ है पूछेगा तो ये रोम में हुआ है, ठीक है, रोम में। और पांचवा कहाँ होगा? पांचवा 2027 में होगा, 2 साल बाद, और 2 साल बाद 27 में होगा और इसकी मेज़बानी भारत का शहर चेन्नई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इम्पोर्टेंट था ये कि हमारे सौर मंडल में एक नया अंतर तारकीय पिंड 3I एटलस देखा गया है। तो बोल रहा है कि जो हमारे सौर मंडल में एक नया अंतर तारकीय पिंड 3I यानी एटलस देखा गया है। देहरादून में बादल फटने की घटना हुई है, मतलब उत्तराखंड के देहरादून में बादल फटा है। आगे देखते हैं कि राइनोप्लास्टी एक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है, राइनोप्लास्टी, जिसमें नाक की संरचना, आकार या कार्य में सुधार किया जाता है। यानी कि राइनोप्लास्टी में क्या किया जाता है कि नाक की जो भी संरचना है, मोटा है, पतला है, मोटा करना है, पतला करना है, चौड़ा करना है, बड़ा करना है, छोटा करना है, इस सबकी संरचना, आकार, कार्य में सुधार करेगा। राइनोप्लास्टी शल्य चिकित्सा प्रक्रिया है ये। आगे देखते हैं कि संयुक्त कमांडर सम्मेलन एक वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर सीडीएस रक्षा मंत्री व पीएम शामिल होते हैं इसमें। संयुक्त कमांडर सम्मेलन एक वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक है जिसमें तीनों सेनाओं के शीर्ष कमांडर, सीडीएस, रक्षा मंत्री और पीएम शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों की रणनीतिक तैयारियों, संयुक्त संचालन क्षमता एवं भविष्य की योजनाओं की समीक्षा करना होता है। वर्ष 2025 का सम्मेलन कोलकाता में आयोजित हुआ है, ये 2025 वाला। उसके बाद देखते हैं कि प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक नियुक्त किया गया। पूछ देगा कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का नया निदेशक किसको बनाया गया है, तो प्रोफेसर प्रदीप, याद रखना है, प्रदीप कुमार प्रजापति को, प्रदीप प्रजापति। आगे देखते हैं, तंजानिया की सरकार ने नेट्रॉन झील में बड़े पैमाने पर सोडा एस खनन परियोजना को रोक दिया है। अच्छा, ज़्यादा खनन होता था तो याद देखिए, तंजानिया की सरकार ने नेट्रॉन झील में बड़े पैमाने पर सोडा एस खनन परियोजना को रोक दिया। यह तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित है झील है। तो ये पूछ देगा कि जो नेट्रॉन झील है किसकी सीमा पर है, तो एक तो तंजानिया है और दूसरी केन्या है, इन दोनों की सीमा पर है। ठीक है, छोटा सा है तो इस वजह से लिखा नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा ही है तंजानिया और केन्या। ठीक है, तंजानिया और केन्या की सीमा पर स्थित झील है। आगे चलते हैं, भारत ने कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? तो भारत ने कार्लसबर्ग रीज में पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण के साथ एक अनुबंध पर समझौता किया है, हस्ताक्षर। और यह हिंद महासागर में स्थित एक मध्य स्तरीय रीज है। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो है कार्लसबर्ग रीज, ये कहाँ है, तो ये रीज जो है हिंद महासागर में स्थित एक मध्य महासागरीय रीज है। यहीं पे पॉलीमेटेलिक सल्फर नोड्यूल्स की खोज के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण से समझौता किया है इसने। अब यह रीज अफ्रीकी, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेटों के त्रिजंक्शन से उत्तर पश्चिम में अदन की खाड़ी तक फैली हुई है। पूछ देगा
कि ये जो रिज है, तो ये रिज जो कि हिंद महासागर में है, कौन सी रिज है, तो कार्लसबर्ग रिज। कार्लसबर्ग रिज जो है ये कहाँ, तो अफ्रीकी, भारतीय, ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेटों के त्रिजंक्शन से उत्तर पश्चिम में है। क्या है, उत्तर में है और पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम की अदन की खाड़ी तक फैली हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं कि नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी को जमीनी स्तर पर अपनाने के लिए और बढ़ावा देने के लिए फ्रंटियर 50 पहल की शुरुआत की है। किसने, तो नीति आयोग ने। तो ये पूछ देगा किसने की है, तो 50 पहल की शुरुआत, फ्रंटियर 50 की शुरुआत करने वाला नीति आयोग है। इसके तहत क्या बताया गया है, इसके तहत बताया गया है कि 50 आकांक्षी जिलों ब्लॉकों में फ्रंटियर तकनीकों जैसी एआई, ड्रोन, ब्लॉकचेन आदि को लागू किया जाएगा। 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। 17 सितंबर को जो है हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। तो 78वें हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर गोंड जनजाति ने गुस्सड़ी नामक पारंपरिक नृत्य का प्रदर्शन किया। पूछ देगा कि गुस्सड़ी नृत्य कौन करता है, गोंड जनजाति करती है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को। ये हैदराबाद मुक्ति दिवस कब, मतलब कौन सा मुक्ति दिवस हुआ मनाया, तो ये 78वां मनाया। नेक्स्ट, हाँ इसमें दिया भी है कुछ कि यह पुरुषों द्वारा समूहों में किया जाता है। गुदड़ी जो है, गुस्सड़ी था, सॉरी। तो ये गुस्सड़ी जो है ये नृत्य, पारंपरिक नृत्य है, ये पुरुषों द्वारा समूह में किया जाता है और ये गोंड जनजाति में किया जाता है हैदराबाद मुक्ति दिवस के अवसर पर। उसके बाद इन समूहों को दंडारी भी कहा जाता है और इनके भीतर छोटे समूहों में को गुस्सड़ी कहा जाता है, इसलिए। आगे देखते हैं, अगला दिया है कि विश्व गोरिल्ला दिवस कब मनाया जाता है, 24 सितंबर को विश्व गोरिल्ला दिवस। इसी सितंबर में देखिए पांडा दिवस भी है, गेंडा दिवस भी है। आप लोग बताइएगा कमेंट में, पांडा दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर मंथ में ही। गेंडा दिवस कब मनाया जाता है, सितंबर मंथ में ही। और उसके बाद है हृदय दिवस मनाया जाता है। उसके बाद से है विश्व गोरिल्ला दिवस, अभी पढ़े ही कि विश्व गोरिल्ला दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को, विश्व गोरिल्ला दिवस। अगला देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जंगली कोआला को क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दे दी है। यानी कोआला जो है गिलहरी टाइप में रहता है, गिलहरी टाइप में पेड़ों पे, सॉरी गिलहरी बोल रहे हैं, उल्लू टाइप में, हाँ गिलहरी टाइप में उसी तरह। और ये जंगली कोआला को मतलब लुप्त प्राय हो रही है ना, ये लुप्त प्राय प्रजाति। तो ये क्लेमाइडिया संक्रमण से बचाने, ये क्लेमाइडिया संक्रमण से ही इसकी मतलब प्रजाति जो है खत्म होने के कगार पे रह रही है। इसी को बचाने के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी दी है ऑस्ट्रेलिया ने, और यहीं पे पाया जाता है ये कोआला, जंगली कोआला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीएम धामी ने हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो ये जो दिया है कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया है। यह भारत में आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है जो 250 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं इसमें। यानी कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने हल्द्वानी में एशियाई कैडेट कप 2025 का उद्घाटन किया है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। और यह भारत में आयोजित होने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये जो भारत में आयोजित होने वाली कौन सी है, पहली अंतर्राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता। 250 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम नामक एकीकृत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI ने बीमा सुगम नामक एकीकृत डिजिटल बीमा प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले ने 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। वाह, अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के जो सूरजपुर जिला है छत्तीसगढ़ का, यहीं पे 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित कर दिया है कि बाल विवाह नहीं होगा वहाँ। ठीक है, अगला चलते हैं कि तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि तमिलनाडु महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इथियोपिया की राजधानी जो है एडिस अबाबा, इथियोपिया की राजधानी, अभी ये जो पढ़ रहे थे कि इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ अफ्रीका एनवायरनमेंट 2025 जारी की है। किसने, इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में, इथियोपिया ने। किसने, तो साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर ने। अगला दिया है कि क्या दिया है, देख लिया जाए। अगला दिया है चीन ने अमेरिका द्वारा जापान में तैनात किए जा रहे चीन ने अमेरिका जो जापान में तैनात कर रहा है टाइफून मिसाइल प्रणाली को वापस लेने का आग्रह किया है। किससे, अमेरिका से।
जो अमेरिका है ये टाइफून मिसाइल प्रणाली जापान में तैनात कर रहा है, इसलिए चीन आग्रह किया है कि वापस ले ले अमेरिका। अगला दिया है कि रेजोल्यूट ड्रैगन अमेरिका व जापान के मध्य एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। पूछ देगा रेजोल्यूट, अभी युद्धाभ्यास वाला हम लोग देखते हैं अमेरिका और उसके भारत के बीच, तो ये देखिए रेजोल्यूट अलास्का में हुआ था, अमेरिका के अलास्का में, है ना, और 1 से 14 सितंबर शायद वही डेट है। तो रेजोल्यूट ड्रैगन जो है अमेरिका व जापान के मध्य एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है। भारत ने हाल ही में त्रिसेवा शिक्षा कोर के गठन और संयुक्त सैन्य स्टेशन स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। यह एक सैन्य प्रशिक्षण और शिक्षा इकाई होगी जो थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों को एक साथ प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं कि सरकार भारत एआई मिशन के तहत देश भर में 500 से अधिक डेटा लैब स्थापित करेगी। जो सरकार है भारत एआई मिशन के तहत देश भर में 500 से अधिक डेटा लैब स्थापित करेगी। कोची में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन का आयोजन किया गया और कोची में 8वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन, एक बार और पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है कि कोची में जो है 8वां, ये पूछ देगा 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय चाय सम्मेलन आयोजन हुआ है केरल के कोची में। उसके बाद दिया है कि अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत एक सूची 23 देशों को गैर कानूनी ड्रग्स विशेषकर फ्रेंटानिल के स्रोत या मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें भारत, पाक, चीन व अफगानिस्तान शामिल है। अमेरिकी कांग्रेस को प्रस्तुत एक सूची में 23 देशों को गैर कानूनी ड्रग्स विशेषकर फेंटानिल के स्रोत या मार्ग के रूप में चिन्हित किया गया है। इसमें भारत, पाक, चीन और अफगानिस्तान शामिल है। अगला देखते हैं कि यह एक सिंथेटिक ओपिसोइड है जिसका प्रयोग दर्द कम करने में किया जाता है। इंक्यूबेशन का अर्थ किसी विचार, परियोजना या स्टार्टअप को प्रारंभिक अवस्था में समर्थन और संसाधन प्रदान करके उसके विकास और स्थायित्व को सुनिश्चित करना है। अगला देखते हैं कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2025 के बीच नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। ये पूछ देगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा किसने किया, तो भारत सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन 25 से 28 सितंबर कहाँ किया, नई दिल्ली में किया, भारत मंडपम में। अगला कह रहा है कि सुपर टाइफून जो है रगासा हांगकांग और दक्षिणी चीन को बुरी तरह प्रभावित किया। रगासा श्रेणी 5 का सुपर टाइफून है जिसे अब तक सबसे शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में गिना जा रहा है। इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में हुई और वह धीरे धीरे ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग, दक्षिणी चीन को भी की ओर बढ़ता गया। यानी कि जो रगासा सुपर टाइफून है ये सबसे पहले तो हांगकांग और दक्षिणी चीन को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन सबसे पहले कहा इसकी शुरुआत प्रशांत महासागर में हुई और धीरे धीरे ताइवान को चपेट में लिया, फिलीपींस को, हांगकांग को, दक्षिणी चीन को भी बढ़ गया उसके साथ। और ज़्यादा पूछेगा तो दक्षिणी चीन और हांगकांग को बुरी तरह प्रभावित किया है। ये रगासा किस श्रेणी का है, तो 5 श्रेणी का सुपर टाइफून है। सबसे शक्तिशाली, अब तक का सबसे शक्तिशाली ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में गिना जा रहा है इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ऑरेंज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जो रचनात्मकता, संस्कृति, बौद्धिक संपदा पर आधारित उद्योगों को सम्मिलित करती है। अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी, ये अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर प्रस्तावित 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी है। चीन सीमा के निकट स्थित है ये, यानी अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी है। ये सुबनसिरी नदी शायद उसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर यह प्रस्तावित 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी दी गई और यह चीन सीमा के निकट स्थित है। अगला दिया है यूरोपीय संघ वनोन्मूलन अधिनियम ईवीडीआर 31 दिसंबर 2020 के बाद वन विनाश या वन क्षरण से जुड़ी विशिष्ट वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करता है। कॉफी भी इन वस्तुओं में शामिल है। यूरोपीय संघ वनोन्मूलन अधिनियम। इस वर्ष मलेशिया के मलक्का में 27 से 29 सितंबर तक विश्व पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जा रहा है। याद रखना है कि जो 27 से 29 सितंबर तक विश्व पर्यटन दिवस और विश्व पर्यटन सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो मलक्का में हुआ है। मलक्का कहाँ है, तो मलेशिया है। मलेशिया के मलक्का में हुआ आयोजन और विश्व पर्यटन सम्मेलन का विषय रखा गया पर्यटन और सतत परिवर्तन। 2 गेंडों के जन्म के साथ जलाई गुड्डी के गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गेंडे की आबादी बढ़ गई है। यानी 2 गेंडों के जन्म हुआ है जलाईगुड़ी के गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान में, एक सींग वाली गेंडे की आबादी बढ़ गई है। अब
अब इसे ही 1992 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब? तो गोरुमाला को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था 1992 में। गोरुमाला राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ? आप लोग बताएंगे कमेंट में, क्योंकि इसमें दिया है नहीं। और यह पूर्वी हिमालय को तलहट्टी में डुआर्स के तराई क्षेत्र में मूर्ति और रैडक नदियों के तट पर स्थित है। तो ये पूर्वी हिमालय को तलहट्टी में डुआर्स के तराई क्षेत्र में मूर्ति और रैडक नदियों के रूप में नदियों के तट पर स्थित है। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज, ठीक है। और है तो मतलब 24 पेज, 12 पेज हो गए, 12 पेज और दूसरे लेक्चर्स में करेंगे। 1-1 घंटे की 2 घंटे में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और इसमें करेंट अफेयर से ये हैंड रिटन नोट्स है, भैया के द्वारा बनाई गई बहुत अच्छी सटीक नोट्स है। काफ़ी मदद मिलेगी इससे करंट अफेयर्स रेडी करने में। आप सभी इसको जरूर देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अच्छा लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा बस, ठीक है। अपने सबको मतलब शेयर करिएगा, इसलिए कि सबको हेल्प हो जाएगी इससे। बहुत सारी मतलब इससे तो मैं खुद के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं खुद भी बाद में रिवीजन कर पाऊँगी। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं भी पढ़ती हूँ, बस इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ दोबारा तिबारा जितनी बार भी देखने के लिए, बस रिवीजन के लिए। तो आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा जो भी पढ़ता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, राधे राधे। दूसरे पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे सितंबर मंथ की, इसमें क्रॉनिकल भी इंक्लूड है, ठीक है। चलिए धन्यवाद।